वेलकम बैक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड के साथ हम लोग आज का लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। मिस्टर एक्स ए सैलरीड इंडिविजुअल पेज रेंट 55,000 पर मंथ फ्रॉम मिस्टर वाई। दोस्त इस क्वेश्चन को करने के पहले हम लोगों को पहले एक नया सेक्शन 194(1)B पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ था सेक्शन 194(I) रेंट पे कि अगर जिसकी ऑडिट होती है और उसने 2,40,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट दिया हुआ है तो वो टीडीएस काटेगा। पर अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ ने रेंट का पेमेंट करा और उसकी ऑडिट नहीं होती हो, अगर किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ ने किसी को रेंट पे करा हो और उसकी ऑडिट नहीं होती हो और महीने में 50,000 रुपये से ऊपर का रेंट पे करा हो, ये सेक्शन आप लोग लिख लें, छूट गया था सेक्शन 194(IB)। किसी ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसने रेंट पे करा है 50,000 रुपये महीने से ऊपर का और जिसकी ऑडिट नहीं होती हो किसी ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ ने रेंट पे करा हो 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा का और उसकी ऑडिट नहीं होती हो, तो वो सामने वाले का 5% टीडीएस काटेगा, कोविड डेट पर 3.75%। ये सेक्शन 194(IB) उन इंडिविजुअल और एचयूएफ पर लगता है जिनकी ऑडिट नहीं होती है या जो सैलरीड एम्प्लॉयड है और उन्होंने अगर किसी को 50,000 रुपये से ऊपर का रेंट पे करा है तो वो रेंट पे करते समय सामने वाले का 5% से टीडीएस काटेंगे, कोविड डेट पर 3.75% से टीडीएस काटेंगे। ये सेक्शन 194(IB) रेंट पेड टू द अदर पर्सन बाय द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हु हैव नॉट ऑडिटेड असेसी। यदि किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ ने जिसकी ऑडिट नहीं होती, उसने अगर कोई मकान किराए पे लिया हो और 50,000 रुपये पर मंथ से ऊपर का किराए पे करा हो तो सामने वाले का 5% टीडीएस काटेगा रेंट पे करते समय, कोविड डेट पर 3.75%। मिस्टर एक्स ए सैलरीड एम्प्लॉयड pays rent 55,000 per month to Mr. Y from June 2020. Is he required to deduct the TDS at source? Yes, section 194(IB) 50,000 रुपये महीने से ऊपर का दिया है। If so, when he is required to deduct TDS at the time of payment or credited, whichever is earlier, also compute the TDS here. पहली बात 50,000 रुपये पर मंथ से ऊपर का है, सेक्शन 194(IB) लग जाएगा। 55,000 रुपये जून से लेकर दिसंबर तक का 5.5 लाख का एट द रेट ऑफ 5% से टीडीएस, एट द रेट ऑफ 27,500। भैया कोविड डेट है तो 3.75% से $20,625 का टीडीएस कट जाएगा। अगर दिसंबर तक का पेमेंट कर रहे हैं तो 55,000 इंटू 7 का टीडीएस काट लेंगे। चेक कर लो। अच्छा, इसमें एक और नियम है कि अगर सामने वाले ने पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करा
जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं, अगर उसने पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करा तो ये टीडीएस की रेट 5% के बदले 20% हो जाएगी। अगर सामने वाले ने पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करा तो टीडीएस की रेट 20% हो जाएगी। चले एक बार पूरा सेक्शन वाइज रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। सेक्शन 194 IB कहता है कि यदि किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी ऑडिट नहीं होती है, उन्होंने अगर कोई मकान या कोई चीज किराए पे ली है और वो उसका किराया 50,000 पर मंथ से ज्यादा देते हैं, और उसका किराया 50,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा देते हैं, तो दे आर लाइबल टू पे द टीडीएस, टू डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट ऑफ 5%, कोविड रेट 3.75%, सब्जेक्ट टू द वो पैन कार्ड दे दे सामने वाला बायर रिसीवर। पर अगर सपोज करो कि उसने अगर अपने को पैन कार्ड नहीं दिया है तो फिर टीडीएस की रेट 20% हो जाएगी। तो यहां पे ये बोला है कि अगर मान लो उसने पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करा है तो फिर टीडीएस की रेट 20% हो जाएगी। चेक कर ले दोस्त। चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। 194J प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में था। आपको बता दूं, प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज दोनों पर 30-30 हजार की लिमिट सेपरेटली है। 194J कहता है कि यदि हमने किसी को प्रोफेशनल फीस पे करी है, 30,000 से ऊपर की पे करी है, तो वी वुड डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट ऑफ 2%, कोविड रेट पर 1.5%, एंड वी आर, अगर अपन टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल सर्विसेज पर भी 30,000 की लिमिट है। सामने वाला पेमेंट करते समय हमें 2% टीडीएस काटेगा। पर याद रखना, प्रोफेशनल फीस के लिए 30,000 की लिमिट अलग है और टेक्निकल सर्विसेज के लिए 30,000 की लिमिट अलग है। अगर 30,000 से कम दोनों में पेमेंट है तो कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसी बात को समर्पित करता हुआ, XYZ लिमिटेड मेक्स अ पेमेंट ऑफ 28,000 टू मिस्टर गणेश on 2nd August 2020 towards fees for professional services and another payment of rupees 25,000 on the same date towards fees for technical services। भैया इसके लिए अलग पेमेंट, इसके लिए अलग पेमेंट। डिस्कस वेदर टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194J आर अट्रैक्टेड। भैया आपको 28,000 की लिमिट अलग लग रही है, 25,000 की लिमिट अलग लग रही है। भैया 28,000 की लिमिट अलग है, 25,000 की लिमिट अलग है। 28,000 की लिमिट अलग है, 25,000 की लिमिट अलग है। अट्ठाईस हजार की लिमिट अलग, 25,000 की लिमिट अलग है। टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194J वुड नॉट बी अट्रैक्टेड सिंस द लिमिट ऑफ 30,000 इज एप्लीकेबल फॉर फीस फॉर प्रोफेशनल फीस एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज सेपरेटली। भैया टीडीएस के प्रोविजन दोनों पे नहीं लगेंगे, 30,000 की लिमिट दोनों पे अलग अलग है, प्रोफेशनल फीस पे अलग है, टेक्निकल सर्विसेज पे अलग है। इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो अदर पेमेंट ऑफ मिस्टर गणेश टुवर्ड्स फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ड्यूरिंग 2020-21। चेक इट आउट। या टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सेक्शन 194J में अलग अलग लिमिट है।
बहुत खास सेक्शन. Examine whether TDS provision would be attracted in the following cases, and if so, under section specify the rate of TDS in each case, assuming that all payment are made to resident. Mr. Ganesh, an individual carrying on retail business with turnover 2.5 crore in 1920, मतलब ऑडिट होती है. कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस. कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रेसिडेंट, यहाँ पे सबसे पहली बात, मिस्टर गणेश एन इंडिविजुअल ऑन रिटेल ट्रेड बिजनेस, और उसकी ऑडिट होती है. उसने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करा है फॉर रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस. इस पर कौन सा सेक्शन लगेगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में आएगा? 194C लगेगा. दूसरा, पेमेंट टू कमीशन टू मिस्टर वॉलिश फॉर कमीशन फॉर बिजनेस पर्पस. बात ये होती है दोस्त कि गणेश नाम का एक व्यक्ति है जो इंडिविजुअल है, जो रिटेल बिजनेस में करता है, उसका टर्नओवर 2.5 करोड़ है. वो ऑडिट में आता है, उसने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करा है रेसिडेंशियल पेमेंट के लिए 5 लाख का. पहली बात, इसमें आपका कवर्ड होता है कि नहीं होता है? चूंकि उसने जो मकान का जो रिपेयर ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस है, पर्सनल यूज है, और 194C अट्रैक्ट होता है बिजनेस की लिए कॉन्ट्रैक्ट करने पर. चूंकि ये पर्सनल हाउस है, इसमें 194C अट्रैक्ट नहीं होगा. 194M पे जाएं कि यदि किसी ने पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है और उसका अगर कोई पेमेंट करा है, तो वहां लिमिट लगती है 194M में 50 लाख की. तो दोस्त 194C इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि दिस रिपेयर इज फॉर द पर्सनल पर्पस, नॉट द बिजनेस पर्पस. और अब मैं पर्सनल पर्पस के लिए 194M लगाने गया तो वहां पे लिमिट है 50 लाख. तो ये जो रिपेयर ऑफ द पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस की लिमिट 5 लाख, ये 194C में कवर्ड नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट बिजनेस पर्पस, और 194M में भी कवर्ड नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट फॉर द लिमिट 50 लाख. ये 50 लाख की लिमिट में भी कवर्ड नहीं है. ये 50 लाख की लिमिट में भी कवर्ड नहीं है. ये 50 लाख की लिमिट में भी कवर्ड नहीं है. दूसरा, पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वॉलिश फॉर बिजनेस पर्पस 80,000 रुपये. भैया अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए 80,000 का पेमेंट करा है और आपकी ऑडिट होती है, तो आप 194H में आ जाओगे. 194H में नियम ये है कि अगर आपने किसी को भी कमीशन का पेमेंट दिया है एंड यू आर द ऑडिटेड असेसी, देन 15,000 से ऊपर के पेमेंट पर आपको 5% से TDS काटना पड़ेगा. कोविड डेट पर 3.75% काटना पड़ेगा. तो क्या इसमें 194H लग जाएगा? यस. 80,000 रुपये वॉलिश को बिजनेस पर्पस के लिए दिया है. 194H इज अट्रैक्टेड. 15,000 से ऊपर का पेमेंट है, 5% और 3.75% TDS कटेगा. तो पहला वाला पॉइंट ये था, 5 लाख रुपए की रिपेयर ऑफ पर्सनल हाउस. 194C में नहीं गया, 194H में नहीं गया, 194J में नहीं गया, 194M में नहीं गया. पर अगर आपने अपने बिजनेस से अगर किसी को कमीशन का पेमेंट करा है, 15,000 से ऊपर का पेमेंट करा है, एंड यू आर द ऑडिटेड एसएससी, तो सेक्शन 194H लग जाएगा, जिस पर आप पेमेंट टू कमीशन 15,000 से ऊपर 5%, 3.75% का TDS दोगे. अगला पॉइंट, मिस्टर राजेश ए होलसेल ट्रेडर हुज टर्नओवर वाज 95 लाख. इसकी ऑडिट नहीं होती है. नॉन ऑडिटेड असेसी. कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस पर्सनल पर्पस मेड ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख इन द जनवरी 21, 15 लाख इन द फरवरी 21 और 20 लाख इन द मार्च 21. तीनों मिला के 20 + 15 + 20 55 लाख हो गया. 50 लाख से ऊपर हो गया. 194M लग गया. 194M कहता है कि अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर किसी के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा है और जो 194G, 194J, 194H में नहीं आता है, एंड यू आर गिविंग द पेमेंट मोर देन 50 लाख रुपए फॉर द पर्सनल सर्विसेज टेकन, देन यू हैव टू डिडक्ट द TDS एट द रेट ऑफ 5%. 5% का TDS काटा जाएगा. 194M लग जाएगा.
If we are taking the services for personal purpose and not covered under section 194C, 194J, 194H, then इस पर 5% TDS लग जाएगा। Mr. Satish, a salaried individual. Mr. Satish, a salaried individual. अगला पॉइंट, पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज रेसिडेंशियल 50 से ऊपर। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल और आपने 50 लाख से ऊपर अगर कोई ब्रोकरेज दिए तो आपके ऊपर सेक्शन 194M लगेगा, 194M लग जाएगा, 194M लग जाएगा। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी सेवा ले रहे हो जिस पर 194C, 194H, 194J नहीं लगता है, 50 लाख से ऊपर का पेमेंट कर रहे हो, 194M के तहत TDS काटना पड़ेगा 50 लाख से ऊपर। धीरज, ए पेंशनर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मेड ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर 20 फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 48 लाख, नो TDS, नो 194M, कोई 194C, J, H कुछ भी नहीं लगा, M भी नहीं लगा, नो TDS। 50 लाख से कम है, कोई TDS नहीं काटा जाएगा। वन 194N, कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। 194O, ई कॉमर्स ऑपरेटर। 'लोअर रेट से TDS काटने की बात तब होती है जब आपकी असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए। सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट, this section is applicable where in the case of any income of any person payable by any person, income is required to deduct the TDS, credit payment as the case may be rate in the force। ये सारे सेक्शन आ गए। In such case the assessee can make an application to the assessing officer for deduction of tax at lower rate or non payment of tax। यदि assessee जिसका TDS काटा जा रहा है वो assessing officer को एक रिक्वेस्ट करे कि मेरी इनकम कम है, मेरे ऊपर लोअर टैक्स से TDS काटा जाए और असेसिंग ऑफिसर परमिशन कर दे। इन द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द टोटल इनकम ऑफ द रिसिपेंट द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट लोअर रेट और नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एज द केस में बी गिवन टू द सर्टिफिकेट। यदि किसी असेसी किसी क्लाइंट ने अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को ये एप्लीकेशन दी हो कि मेरी इनकम कम है, मेरे ऊपर टैक्स ज़्यादा नहीं बनता है, कृपया मेरे ऊपर TDS या तो नहीं काटा जाए या फिर लोअर रेट से काटा जाए, और असेसिंग ऑफिसर को इस बात की संतुष्टि हो कि क्लाइंट ने जो एप्लीकेशन दी है उससे ये सबूत होता है और उसकी इनकम को देखकर, उसके डेटा को देखकर, उसके फैक्ट को देखकर असेसिंग ऑफिसर संतुष्ट हो जाए कि क्लाइंट की ज़्यादा इनकम नहीं है, उसको हम TDS काटने से एग्जाम कर सकते हैं या लोअर रेट से TDS काटने की पात्रता दे सकते हैं, तो असेसिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट के थ्रू उसके ऊपर लोअर रेट से TDS काटने की बात बोल सकता है। वेयर द असेसिंग ऑफिसर इशू ए सर्टिफिकेट देन द पर्सन responsible for paying the income shall deduct income tax at the lower rate specified in the certificate or deduct no TDS as the case may be until such certificate is cancelled by the assessing officer। यदि असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे दिया कि इस पर्सन के ऊपर या तो TDS मत काटा जाए या लोअर रेट से काटा जाए, तो फिर आप उसके ऊपर TDS मत काटो या लोअर रेट से काटो जब तक कि असेसिंग ऑफिसर ने वो सर्टिफिकेट कैंसिल ना करा हो। Enabling the power have been confirmed upon the CBDT to make the rule prescribing the procedure in this regard। CBDT को इस प्रकार के रूल बनाने के पावर हैं। कोई TDS कब नहीं काटा जाए, जब आपकी इनकम नील हो, जब आपके ऊपर टैक्स नहीं बनता हो, जब आपके ऊपर
किसी प्रकार की ज़्यादा इनकम नहीं हो तो आप एक एप्लीकेशन देकर असेसिंग ऑफिसर से परमिशन ले सकते हो कि साहब मेरे ऊपर टीडीएस मत कटवाओ या लोअर रेट से कटवाओ। तो असेसिंग ऑफिसर अगर एक सर्टिफिकेट आपको दे देता है तो आप सामने वाले जो आपको पेमेंट कर रहा है उसको सर्टिफिकेट दिखा दो कि मैंने असेसिंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले लिया कि मेरी इनकम कम है या नहीं है, तो मेरे ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाए, तो सामने वाला आपके ऊपर टीडीएस नहीं काटता है। ये सर्टिफिकेट असेसिंग ऑफिसर से मिलता है जो आपको सामने वाले जो पेमेंट कर रहा है उसको देना पड़ता है कि साहब मेरी इनकम ज़्यादा नहीं है या मेरी नेचर ऑफ इनकम इस तरीके जिस पर टैक्स नहीं बनता है, तो प्लीज़ डू नॉट डिडक्ट द टीडीएस बिकॉज आप टीडीएस काट लोगे, मैं रिफंड लेकर आऊँगा। तो असेसिंग ऑफिसर अगर संतुष्ट हो जाता है तो आपको टीडीएस काटने से एग्जम्पशन दे सकता है। कब टीडीएस काटना पड़ता है? टीडीएस आप तब काटते हो जब आप पेमेंट करते हो या उसका जर्नल एंट्री डेबिट करते हो, जो भी इन दोनों में पहले घटना हो उस समय टीडीएस आप डिडक्ट करोगे। और जिस महीने में टीडीएस कटा है या आपने एंट्री करी है उस महीने के समाप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये टीडीएस का चालान गवर्नमेंट में बैंक अकाउंट में भरकर देना होता है और उसका डिक्लेरेशन भी सामने वाले को देना रहता है कि हमने आपका टीडीएस काट के भर दिया है। सामने वाले को उसका डिक्लेरेशन उस महीने जिस महीने में आपने टीडीएस काटा है या आपने एंट्री करी उस महीने के समाप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर भरना पड़ता है। सात दिन में देना पड़ेगा। टीडीएस जो काटता है और जिस महीने में टीडीएस काटता है उस महीने के समाप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर भरना पड़ता है। जैसे मैंने अक्टूबर में 15 तारीख को पेमेंट करा, 20 तारीख को पेमेंट करा, 25 तारीख को पेमेंट करा, यहाँ टीडीएस काटा मैंने 5,000, 6,000, 7,000, टोटल टीडीएस जो मैंने काटा वो 18,000 है। ये टीडीएस में गवर्नमेंट में भर के आऊँगा 7 नवंबर के पहले। जिस महीने में मैंने टीडीएस को काटा या एंट्री करी है उस महीने के समाप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर मैं टीडीएस का पेमेंट करके आऊँगा। उस महीने के समाप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर मैं टीडीएस का पेमेंट करके आऊँगा। उस महीने के समाप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर मैं टीडीएस का पेमेंट करके आऊँगा। जो आदमी टीडीएस काटता है उसने किस किस का टीडीएस काटा है, किस नेचर ऑफ पेमेंट पे टीडीएस काटा है, कितने रुपए का पेमेंट करा, उस पर क्या रेट से टीडीएस काटा है, ये तमाम बातों की एक समरी बन के, ये तमाम बातों की एक लिस्ट बन के, ये तमाम बातों की एक लिस्ट बना के जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसको इसके रिटर्न की समरी डिपार्टमेंट में सबमिट करनी पड़ती है। क्वार्टरली रिटर्न देना पड़ते हैं, क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। पहले क्वार्टर 30 जून को जो समाप्त होता है, अप्रैल टू जून, उसको 31 जुलाई तक, मतलब क्वार्टर खत्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर आपने किस किस का टीडीएस काटा है, कितना पेमेंट करा है, कौन से सेक्शन में टीडीएस काटा है, क्या रेट से काटा है, कितना अमाउंट आपने कब भर के आए हो, इन तमाम बातों की डिटेल, किसको पेमेंट करा, उसका पेन नंबर, किस नेचर में पेमेंट करा, किस सेक्शन में पेमेंट करा, कितना पेमेंट करा, कितना टीडीएस काटा, इसकी एक रिटर्न फॉर्म, इसकी एक डिटेलिंग समरी के रूप में रिटर्न आपको भरना पड़ता है क्वार्टर खत्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर। पहला क्वार्टर खत्म होगा 30 जून तक, उसका रिटर्न भरोगे 31 जुलाई। दूसरा क्वार्टर खत्म होगा 30 सितंबर, उसका रिटर्न भरोगे 31 अक्टूबर। तीसरा क्वार्टर रिटर्न भरोगे 31 दिसंबर, 31 जनवरी और चौथा 31 मार्च, उसका रिटर्न 31 मई तक भरोगे।
राइट। ये रिटर्न आपको सबमिट करना पड़ेगा। उनको अपना रिटर्न चालान के साथ फॉर्म नंबर 26 QB QC QD में रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। ये रिटर्न के फॉर्म है। इतना डिटेल आपसे पूछता नहीं है, पर एक नॉलेज के लिए कि जो आपको अपना रिटर्न फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा वो कौन से सेक्शन में भरोगे। आपको अपना रिटर्न फॉर्म जो सबमिट करना पड़ेगा वो कौन से सेक्शन में भरोगे, वो ये रहा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इंटरेस्ट, आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी क्या लगेगी, और इंटरेस्ट टीडीएस काट लिया पर लेट भरा तो क्या लगेगी इंटरेस्ट की पेनल्टी। ए पर्सन डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 201(1) फॉर फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस और टू पे द टीडीएस आफ्टर डिडक्शन is liable to pay interest at the rate of 1% for every month or part thereof on the amount of such amount from the date which the tax has been deductible to the date of such actually deduct and simple interest at the rate of 1.5% for every month or part thereof from the date on which tax was deducted on the date on which the such tax is actually paid out। दोस्त इस सेक्शन को देखें, इस पे क्वेश्चन बनेगा, पढ़ लें इसको। अगर आपको टैक्स डिडक्ट करना था और आपने टैक्स नहीं डिडक्ट किया, तो जब डिडक्ट किया है, टैक्स डिडक्ट करना था और नहीं करा, जैसे आपको टैक्स डिडक्ट करना था पिछले क्वार्टर में और आपने नहीं करा और आपने अगले क्वार्टर में डिडक्ट करा, तो जितने पीरियड आपने टैक्स डिडक्ट लेट करा है उतने पीरियड पर 1% पर मंथ से ब्याज लगेगा। टीडीएस डिडक्ट करना था पर नहीं करा, बाद में डिडक्ट करा, तो जितने पीरियड लेट टीडीएस डिडक्ट करा है उतने पीरियड पर 1% पर मंथ से ब्याज लगेगा। पर अगर आपने टीडीएस डिडक्ट करके भरा नहीं है, टीडीएस डिडक्ट कर लिया बट नॉट डिपॉजिट, लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं करा है, तो इस पर आपको 1.5% से ब्याज लगेगा। इसका मतलब टीडीएस डिडक्ट करना था पर नहीं करा, इसका मतलब टीडीएस डिडक्ट करना था पर नहीं करा, बाद में डिडक्ट किया, तो लेट टीडीएस डिडक्ट करने पर 1% पर मंथ से ब्याज सेक्शन 201 में, पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया पर भरा लेट, उस पर 1.5% से ब्याज। टीडीएस डिडक्ट कर लिया पर लेट भरा, उस पर 1.5% से ब्याज। मोस्ट आईएमपी आरटीपी में आ चुका है क्वेश्चन, आरटीपी में आ चुका है। An amount of rupees 40,000 was paid to Mr. X on 1/7/2020 towards fees for professional services without deduction of tax at source. Subsequently, another payment 50,000 was due on X on 28/2/2021 for which tax has been 7.5%. Amount 6,750 on the entire amount of 90,000 रुपये was deducted। भैया 40,000 रुपये का आपने पेमेंट करा था 1 जुलाई को, यहाँ टीडीएस काटना था पर नहीं काटा। 50,000 रुपये का पेमेंट करा आपने 28/2/2021 पे, यहाँ आपने पूरे 90,000 पे टीडीएस काट लिया, यहाँ आपने पूरे 90,000 पे टीडीएस काट लिया। सीधी सी बात है, टीडीएस आपने कितने अमाउंट पर नहीं काटा था, 40,000 पे 7.5% से, 40,000 पे 7.5% से 3,000 पे टीडीएस आपको 1 जुलाई को काटना था और आपने काटा 28 फरवरी को। कितने महीने लेट काटा है आपने,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुल मिला के आपने 8 महीने लेट काटा है। इस 8 महीने लेट पर काटना था आपको। जुलाई में काटा आपने, फरवरी में आपने 8 महीने लेट काटा है, तो 3,000 रुपये पर 1% से 8 महीने का ब्याज। 3,000 रुपये पर 1% से 8 महीने का ब्याज। डिवाइड बाय 12 नहीं होगा, 1% पर मंथ है, 1% पर मंथ है। एक % पर मंथ है। और अभी जो 6,750 रुपये हैं, ये आपने 28 फरवरी को काट लिया, तो आपको भर के आना था 7 मार्च को, और आपने भरा है 22 जून को। तो 7 मार्च को भरना था, 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जून, 7 जुलाई। मंथ का एक दिन भी हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और 1 दिन भी और आगे बढ़ गया तो 4 महीने। तो दोस्त, ये जो आपने 6,750 रुपये जो आपने काटे 28 फरवरी को, उसको 7 मार्च तक भरना था, पर आपने 7 मार्च से 7 जुलाई, 7 मार्च से 7 अप्रैल, 7 अप्रैल से 7 मई, 7 मई से 7 जून, और 7 जून से 7 जुलाई पे 1.5% से 4 महीने का ब्याज। ₹405। चेक कर लो दोस्त। ये सब क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से these are the important questions. These are the important questions. ये सब चार्ट दिया है, कब आपको किसका टीडीएस काटना है, कब आपको किसका टीडीएस भरना है, कब क्या चालान भरना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछते, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इतना याद नहीं रखा जा सकता दोस्त कि किसका टीडीएस कब काट के कब चालान भरना है। दिस चार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। प्रैक्टिस पर्पस इज इम्पोर्टेंट। टैक्स कब काटना है, कब भर के आना है, कौन से टैक्स का आपको कौन से फॉर्म में चालान भरना है। जनरली मेरा कहना है कि 7 दिन के अंदर अंदर, जिस महीने में टीडीएस काटा उस महीने के 7 दिन, उस महीने के समाप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर टीडीएस भर के आओ।
रिटर्न क्वार्टरली भरो, राइट, रिटर्न क्वार्टरली भरना है अपने को। बट कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनका अपने को पेमेंट लेट भी पेमेंट कर सकते हैं और जिनकी डेट अलग अलग है। बट दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, नॉट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। आपको जितने सेक्शन बताए मैंने वो इंपॉर्टेंट है। एडवांस पेमेंट में आपको बता चुका था, एडवांस टैक्स 10,000 से ऊपर का अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है तो यू हैव टू पे द टैक्स। अब दोस्त एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली कॉन्सेप्ट जिसको आती है, लेकिन मैं उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, फिर मैं उस पर आ जाऊँगा आपको। टीडीएस के पॉइंट पे फिर ये क्या टीसीएस के भी क्वेश्चन इसने इसके साथ में मिक्स कर रखे हैं, टीसीएस के भी क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं इसने इसके साथ में। चले दोस्त, हम लोग कुछ पहले इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं, फिर हम टीसीएस की भी बात इसी चैप्टर के साथ कर लेंगे। अश्विन डूइंग मैन्युफैक्चर एंड होलसेल ट्रेड, ये सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टर्नओवर 2019-20 में करोड़ 5 लाख, ऑडिट इस साल 95 लाख के भले ही नहीं होती हो। एग्जामिन वेदर द टीडीएस प्रोविजन आर अट्रैक्टेड फॉर द बिलो सेड एक्सपेंसेस इनकट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक, ओ ये तो काटना ही नहीं है, राइट। इंटरेस्ट 194 है, नॉट भाई ये तो हम पे कर रहे हैं। व्हेन वी आर पेइंग इंटरेस्ट टू द बैंक, हम लोग तो छोटे आदमी, हम लोग टीडीएस नहीं काटेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू राज टू कॉन्ट्रैक्टर्स 12,000 रुपये एक। यहाँ पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करा, सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर का करा है तो आपके ऊपर कटेगा। एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख से ऊपर करा है तो कटेगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। शॉप रेंट पेड 1 पे ही 2,50,000 रुपये बिल्कुल आएगा इस पर। 194I में 2,40,000 रुपये का शॉप रेंट पे करा है तो आपके ऊपर 10% से टीडीएस है। कोविड डेट पर 7.5% से टीडीएस है। आप यहाँ पे कर रहे हो कोविड डेट पर तो 7.5% से इस पे लग जाएगा। कमीशन पेड 15,000 रुपये तक पे नहीं लगता है, नहीं लगेगा। सेक्शन 194H लिमिट है 15। तो दोस्त चूंकि आप ऑडिटेड एसएससी हो, यहाँ पे लगेगा 194C, 194I, कमीशन पेड में 194H। लिमिट को ध्यान रखना है, रेंट का अमाउंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन द फॉलोइंग पेमेंट मेड बाय एस लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। 1/10/2020 पेमेंट ऑफ ₹2 लाख टू मिस्टर आर ए ट्रांसपोर्टर who owns 8 carriage weight throughout the year and furnishes a declaration, नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। 194C में कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में एग्जम्प्ट है, राइट, नहीं। तीनों कंडीशन। 1/11/2020 पेमेंट ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 25,000 रुपये, रॉयल्टी फीस 20,000 रुपये टू श्याम हु इज हैविंग द पैन कार्ड। भैया आपको 194 यहाँ पे जो रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हो 194J भैया यहाँ पे टेक्निकल सर्विस के लिए अलग लिमिट है, इंडिविजुअली 30,000 की लिमिट है एंड रॉयल्टी 30,000 है। Fee for technical services royalty itna is less than 30,000. There is no liability to deduct the TDS. Assuming that no other payment fee for the technical and royalty
मेड ड्यूरिंग द ईयर टू द शाम। भैया रॉयल्टी के लिए भी लिमिट है 30,000 रुपये की और टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी लिमिट है 30,000 की। इंडिविजुअल लिमिट है और इंडिविजुअल लिमिट में दोनों में 30,000 से ऊपर नहीं गया तो नो टीडीएस। हाँ बस शर्त इस साल में और कोई तूने पेमेंट नहीं करा, इस पे भी नहीं कटेगा, नो टीडीएस। 30 से 2020 को पेमेंट ऑफ रुपीज 25,000 रुपये। तीस से 2020 को तूने क्या पेमेंट करा है? 30 से 2020 को पेमेंट ऑफ रुपीज 25,000 टू मैसर्स एक्स लिमिटेड फॉर रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग। भैया कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अब तूने रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग काई की, ऑफिस की, पर्सनल है, कुछ नहीं बोला तो मैं ऑफिस की मानता हूं, पर उसमें भी लिमिट 30,000 रुपये की है, 30,000 रुपये से कम का है। सेक्शन 194C लिमिट 30,000, उसके बिलो नो टीडीएस। पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख मेड टू मिस्टर ए फॉर परचेज ऑफ डायरीज made due according to the specification of Messrs S Limited, however no material was supplied from such diaries। भैया इस पे भी नहीं लगेगा, एक तरह से परचेज हो गई, एक तरह से परचेज हो गई। अगर मटेरियल भी मैं सप्लाई करता तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता, मटेरियल भी मैं सप्लाई करता तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता, 194C में नहीं आएगा। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकेशन दिया, मटेरियल मैंने ही सप्लाई किया है, मटेरियल मैंने सप्लाई नहीं किया, मटेरियल मैंने खरीदा है। दिस इज द परचेज, नो टीडीएस, नो लाइबिलिटी ऑफ टीडीएस, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ओनली द सेल। अगर मैंने मटेरियल भी सप्लाई किया होता तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आता, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आता तो टीडीएस कटता, पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, मतलब यहां पे भी नहीं आएगा, नो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट मेड टू रुपीज 1,80,000 टू मिस्टर भरत फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज हाउस एज पर द लॉ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। भैया ये भी कुछ नहीं आएगा, राइट, क्योंकि 194IA में आपने प्रॉपर्टी बेची हो, 194LA। ₹2.5 लाख तक का है। भैया एक सेक्शन है 194LA, ये ध्यान से सुनना। यदि सरकार या किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर करी हो, यदि सरकार या किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर करी हो और उस पर उसने उसको 2.5 लाख से ऊपर का कंपनसेशन दिया हो, और उसने उसके ऊपर 2.5 लाख से ऊपर का कंपनसेशन दिया हो, कितने से ऊपर का कंपनसेशन दिया हो दोस्त? 2.5 लाख से ऊपर का कंपनसेशन दिया हो, मोर देन 2.5 लाख रुपए से ऊपर का कंपनसेशन दिया हो, तो 2.5 लाख की लिमिट है और टीडीएस की रेट है 10%, कोविड डेट पर 7.5%। इस क्वेश्चन में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी किसी ने कंपलसरी एक्वायर कर ली और मुझे उसका कंपनसेशन दिया है, अगर वो कंपनसेशन 2.5 लाख से ऊपर का होता तो 10% से टीडीएस काटता, पर चूंकि यहाँ कंपनसेशन 2.5 लाख रुपए से कम का है, सेक्शन 194LA, सेक्शन 194LA, अगर आपने कोई कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्वायर करी और उसका कंपनसेशन दिया है तो उसका 10% से टीडीएस काटा जाएगा। यहाँ पे लिमिट 1,80,000 रुपये, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। पेमेंट फॉर कमीशन इतने का है दोस्त, लेस देन 194H, लेस देन 15,000, इस पे भी नहीं काटा जाएगा। इस पूरे ही 6 पॉइंट में आपको टीडीएस नहीं काटना है, इस पूरे ही 6 पॉइंट में आपको टीडीएस नहीं काटना है, पूरे ही 6 पॉइंट में आपको टीडीएस नहीं काटना है।
Examining the applicability of TDS provision and TDS amount in the following cases. Rent paid for hire of machinery by V Limited to Mr. रमन 2,60,000 रुपये बिल्कुल कटेगा दोस्त. कंपनी ने पेमेंट करा और इस पे काटेगा इक्विपमेंट पे 2%. कोविड डेट अगर है तो 1.5%, और ये कोविड डेट ही आ रही है, 1.5% का TDS कटेगा. राइट. रेंट पेड सेक्शन 194I 2,40,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट करा है. रेंट कब करा है, जिसने पेमेंट करा उसकी ऑडिट होती हो. 194I के तहत अगर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट पे अगर पे करा तो 2%, हाउस प्रॉपर्टी पे करे तो 10%. फीस पेड ऑन 1/12/2020 टू डॉक्टर श्री वॉटसन बाय सुंदर HUF. बहुत बढ़िया पॉइंट. 35,000 रुपये फॉर सर्जरी परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ हिज फैमिली. अगर आपने पर्सनल कोई भी कॉन्टेक्ट करा, पर्सनल कोई भी सर्विसेज ली है तो 50 लाख रुपए तक का पेमेंट पे होगा. ये तो ऑडिट की बात है. 194M में फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स 50 लाख से 194M लगता है, लेकिन लिमिट 50 लाख से ऊपर की बात कर रहा है. इन द गिवन केस फीस फॉर प्रोफेशनल टू डॉक्टर वॉटसन for a personal purpose 194J is not attracted. 194M would be attracted if the payment is aggregate of more than 50 lakh in previous year. However, since the amount does not exceed इतना no liability. मतलब ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. इस पर 194CJ नहीं लगेगा, 194M लगेगा. If you are taking the services from the doctor for the personal purpose and giving the payment more than 50 lakh, then we have to deduct the TDS at the rate of 1%. Then we have to deduct the TDS at the rate of 1%. Then we have to deduct the TDS at the rate of 1%. ABC and Company Limited paid 19,000 रुपये to one of the directors as sitting fees. इसमें कोई लिमिट नहीं है, TDS कटेगा. TDS यस 194J में इस पे TDS कटेगा. डायरेक्टर सिटिंग फीस पर कोई लिमिट नहीं है और इस पर वेरी फर्स्ट अमाउंट से TDS काटा जाएगा. कोविड डेट पे 7.5%, अदर देन कोविड डेट पर 10%. डायरेक्टर सिटिंग फीस पर कोई लिमिट नहीं है. वेरी फर्स्ट पेमेंट पे आपको डायरेक्टर फीस पर 10% TDS काटना पड़ेगा. कोविड डेट पर 7.5%. कोविड डेट पर 7.5%. Examine the applicability of deduction of tax deducted at source at the rate and amount of deduction at source in the following cases. Payment of rupees 27,000 रुपये made to Jack Collis, a South African cricketer, by the Indian newspaper agency in relation to the sports. सीधे 20.8%. सीधे 20.8% 194E बिल्कुल कटेगा. 194E पेमेंट मेड बाय कंपनी टू राम सब कॉन्ट्रैक्टर 3 लाख रुपए विद आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1,20,000 रुपए. शोन इन द बुक्स एज ऑन 31/3/2021. भैया जो भी तेरा ड्यू तो 4/20 हो गया था और तूने कॉन्ट्रैक्ट के तहत पेमेंट करा है. 1% सब कॉन्ट्रैक्टर को है. कोविड डेट पर 0.75%. इफ वी आर गिविंग द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर 3 लाख रुपए पेड, 1,20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग, टोटल 4,20,000 रुपये 0.75% से TDS काटा जाएगा. विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 1.5 लाख रुपए पर सीधा 30%. कोई लफड़ा ही नहीं है. 10,000 की लिमिट है सेक्शन 194BB पे. विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस पे 30% कोई लिमिट ही नहीं है.
2 लाख रुपए पेड टू मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑन 22/2/2021 बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज अर्बन लैंड। ऑफिस अर्बन लैंड, भैया मेरी अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कोई कंपलसरी एक्वायर कर ली है, 2.5 लाख रुपए से ऊपर का कंपनसेशन पेमेंट करता है तो सेक्शन 194 LA, ये सेक्शन भी छूट गया था। 194 LA कंपनसेशन, ये सेक्शन भी छूट गया था। सेक्शन 194 LA, यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी किसी ने कंपलसरी एक्वायर करी और उस पर उसने कंपनसेशन 2.5 लाख से ऊपर का पेमेंट करा है, तो सामने वाला 2.5 लाख से ऊपर के पेमेंट करने पर 10% से TDS काटेगा, कोविड डेट पर 7.5%। इस क्वेश्चन में 2 लाख रुपए का पेमेंट करा है, कंपनसेशन का TDS नहीं काटा जाएगा। यहाँ पे एट द रेट ऑफ 30%, यहाँ पे नो TDS। $4,20,000 पर, 4,20,000 पर। Briefly discuss the provision relating to the payment of advance tax on income arising from capital gain on casual income। मैं एडवांस टैक्स के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इस क्वेश्चन के लिए कि अगर आपकी कोई कैजुअल इनकम के कारण, अगर आपकी कोई कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम के कारण अगर आपकी कोई इनकम बढ़ती है तो आप अगली किस्त के पहले पुराना एडवांस टैक्स भर दें तो हम आपसे कोई इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं लेंगे। पर अगर आपने अगली किस्त के पहले भी नहीं भरा तो फिर हम आपसे इंटरेस्ट की पेनल्टी लेंगे। सेक्शन 234C ने क्लियर बोल दिया कि अगर आपका एडवांस टैक्स इस कारण बढ़ा है कि कैपिटल गेन की इनकम बढ़ी हो, आपका एडवांस टैक्स इसलिए बढ़ा हो कि आपकी कैजुअल इनकम बढ़ी हो, तो अब अगली किस्त के पहले पुराना एरियर भी भर दे तो हम आपसे कोई इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं लेंगे। ये सारे क्वेश्चन समाप्त, न्यूमेरिकल समाप्त, आगे पीछे दोनों न्यूमेरिकल समाप्त। अब मैं आ रहा हूं मेरे दोस्त TCS नाम के चैप्टर पे। मेरा TDS समाप्त हुआ, अब नाउ आई एम कमिंग ऑन TCS। क्या डिफरेंस है TDS TCS में समझाता हूं।
चले दोस्त, एक नए चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें टीसीएस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीएस एंड टीडीएस? टीडीएस फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टीडीएस जो व्यक्ति हमें पेमेंट करता है वही हमारे पेमेंट पर टीडीएस काट लेता है। मतलब सोर्स जहां से हम इनकम जनरेट करते हैं वो हमें पेमेंट देते समय हमारा टीडीएस काट लेता है, और वो टीडीएस हमारे ब्याज पर भर के आता है। जब हमको एक सर्टिफिकेट देता है, जब हम अपना रिटर्न शो करते हैं तो उसमें हम अपनी इनकम ग्रॉस शो करते हैं। उस ग्रॉस इनकम में से जितना टैक्स हमारा, उस इनकम पे जितना हमारा टैक्स बनता है वो टैक्स माइनस हो जाता है। जितनी हमारी टोटल टैक्स जो बनता है उसमें से जितना डिडक्ट हो गया वो माइनस हो जाता है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो रिफंड, कम बढ़ जाए तो और भरना पड़ता है। टीडीएस एक ऐसा कंप्लायंस है जो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे पेमेंट पर लगता है। पेमेंट देने वाले को टीडीएस काटना है, पेमेंट देने वाला वो टीडीएस आपके ब्याज पर भर के आएगा, आपको एक सर्टिफिकेट देगा, आपका रिटर्न भर के आएगा टीडीएस का, फॉर्म नंबर 26Q। फिर आपको एक सर्टिफिकेशन देगा। जब आप अपना रिटर्न भरोगे तो आपके फॉर्म नंबर 26A में वो रिफ्लेक्ट होगा, और फॉर्म नंबर 26A में वो रिफ्लेक्ट होकर शो होगा। उसे बोलते हैं अपन टीडीएस। टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मेनली ये जो टीसीएस है ये काय पे लगता है? कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पर, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स पर। सेक्शन 206C1, टीसीएस सेलर द्वारा बायर से बिल में जोड़ दिया जाता है, बिल में ऐड करके वसूला जाता है। ये कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पर ही लगता है, कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पर ही लगता है, चार्ज होता है। सभी प्रोडक्ट पर ये नहीं लगता है। टीसीएस में सेलर द्वारा जब बायर को बिल बनाया जाता है तो बिल अमाउंट में कुछ टैक्स जीएसटी के अलावा और जोड़ दिया जाता है, और बायर से कलेक्ट करके सेलर उसे भर के आता है। और इसकी छूट भी बायर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय जस्ट लाइक ऑफ टीडीएस जैसा मिलती है। बट यहां अंतर यह है कि यहां पे सेलर द्वारा बायर से रिकवर कर लिया जाता है बिल में टैक्स जोड़कर, और बायर जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरता है तो उसमें से उसको छूट मिल जाती है। बट दिस टीसीएस इज एप्लीकेबल टू ओनली सर्टेन गुड्स। ये टीडीएस बहुत स्मॉल रेट से टैक्स लगता है, 1 या 0.75। टीसीएस वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेलर बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। टीसीएस इज एडेड इन द बिल अमाउंट। टीसीएस जो लगाया जाता है वो जनरली कुछ स्पेशल प्रोडक्ट जैसे तेंदुली यूज, जैसे स्क्रैप मटेरियल, जैसे कोल, जैसे 10 लाख से ऊपर की कार, इन पे लगाया जाता है। तो टीडीएस इज चार्ज ऑन सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट ईयर। आप लिखते चलें दोस्त, नहीं तो भूल जाओगे। टीडीएस वुड बी रिकवर्ड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। TCS would be added in the sell bill. TCS would be added in the sell bill. TCS सेल बिल में सेलर द्वारा बायर को माल बेचते समय जोड़ दिया जाता है, और बायर से रिकवर करके सेलर उसे भर के आता है, और बाद में बायर को एक सर्टिफिकेट देता है जो बायर को इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उसका रिफंड या टैक्स में से एडजस्ट करवाता है। जस्ट लाइक ऑफ एडवांस टैक्स, जस्ट लाइक ऑफ टीडीएस, जस्ट सेम थिंग। टीसीएस का मेन सेक्शन है 206। कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट जिन पर टीसीएस लगता है जो बिल में जोड़ा जाता है। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लीकर पर लगता है 1%, कोविड डेट पर भी 1% है, कोई चेंज नहीं। तेंदुलियूज 5%,
कोविड डेट पर 25% कम 3.75, टिम्बर ऑप्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज 2.5%, इस पर 1.875, इफेक्टिवली 1.88, टिम्बर ऑप्टेन बाय एनी मोड अदर देन सी 2.5%, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट नॉट बीइंग द टिम्बर और तेंदू लीव्स 2.5%, सीधी बात है टिम्बर तेंदू लीव्स फॉरेन प्रोडक्ट 2.5%, स्क्रैप अटाला 1%, मिनरल बीइंग कोल कोयला और लिग्नाइट और आयरन ओर 1%। पार्किंग स्पेस पर भी लगता है, टोल प्लाजा वगैरह पे भी लगता है, माइंस वगैरह पे भी लगता है। सेक्शन 206(1)(c provides that collection of tax by every person who grant a lease or license under a contract otherwise by way of parking lot, इन पे भी लगता है, टोल प्लाजा पे भी लगता है, माइन पे भी लगता है। इन सब चीज़ों में अगर आपने टोल टैक्स लिया हुआ, टोल नाके का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और आप बिल बनाते हो तो उस पर टीसीएस लगेगा, पार्किंग का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया उस पर टीसीएस लगेगा, क्यूरीज वगैरह पे टीसीएस लगेगा। इन पर 2%, कोविड डेट पर 1.5%। रुका हूं मैं। किन किन पर कितना टीसीएस, ये रेट ध्यान रखना है। टीसीएस वुड बी कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर, सेलर वुड बी एडेड दिस टीसीएस अमाउंट इन द बिल अमाउंट में जोड़ देता है। किस आइटम पे कितना टीसीएस, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन पे 2%। 10 लाख से ऊपर की अगर कार बेची तो कार वाला बायर से 1% से टीसीएस लेगा, कोविड डेट पर 0.75%। 10 लाख से ऊपर की कार पर 1% टीसीएस, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा 2%, अल्कोहलिक लीकर 1%, कोविड डेट पर कोई फर्क नहीं, तेंदुल यूज 5%, टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2.5%, स्क्रैप 1%, कोल 1%, मोटर कार के ऊपर 1%, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा 2%। यहां तक का मामला क्लियर। अब 1-2 अमेंडमेंट हुए हैं जो 1/10/2020 को हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा, या आएगा ही आएगा। पहले मैं इसे समझा दूं। seller would recover from buyer, it would be added in bill amount, charge on special product with special rate, जो हमने पढ़ा, लिस्ट गिवन इन मॉड्यूल, अभी जो पढ़ाया। पॉइंट नंबर 4 सबसे खास 1G 1/10/2020 को अमेंडमेंट हुआ है, 1/10/2020 को अमेंडमेंट हुआ है, 1/10/2020 को अमेंडमेंट हुआ है, 1/10/2020 में अमेंडमेंट हुआ है। क्लियर है दोस्त? इसमें बोला है एन अथोराइज्ड डीलर रिसीव्स एन अमाउंट फ्रॉम द, इसमें पूरा जो अमेंडमेंट जो दिया हुआ है वो 2 चीज का दिया हुआ है, फॉरेन रेमिटेंस अंडर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, फॉरेन रेमिटेंस अंडर लिबरलाइजेशन पॉलिसी,
फॉरेन रेमिटेंस अंडर लिबरलाइजेशन पॉलिसी। मेरे यार मेरे दोस्त, फॉरेन लिबरलाइजेशन फॉरेन रेमिटेंस क्या है? अगर इसने बोला है कि अगर आपने फॉरेन में कोई पैसा भेजा है थ्रू एन इंटरमीडिएट, थ्रू एन जो भी आपने जिसके भी सहायता से अगर फॉरेन में पैसा भेजा है, वो अगर अथोराइज्ड व्यक्ति या अथोराइज्ड एजेंसी है और उसने अगर आपका पैसा 7 लाख से ऊपर का भेजा है तो सामने वाला आपके ऊपर 5% से टीडीएस काटेगा। मान लो मैं दीपक टिबड़ेवाल ने एचडीएफसी बैंक के थ्रू, एचडीएफसी बैंक मेरा अथोराइज्ड राइट मेरा डीलर है जो मेरे से पैसा लेता है, और मेरा सन अर्चित अगर मान लो फॉरेन में गया है और मेरे को उसको पेमेंट करना है, मेरे को उसको पेमेंट भिजवाना है, राइट। और अगर मैंने उसको बिलो 7 लाख करा है या अप टू 7 लाख तक का पेमेंट करा है तो नो टीडीएस। मतलब मैंने दीपक टिबड़ेवाल ने एचडीएफसी बैंक को बोला कि साहब मेरा लड़का फॉरेन में है और उसको ये पैसा भिजवाना है, वो घूमने गया है, वो कोई काम से गया है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया है या वो किसी भी पर्पस के लिए गया है, या मेरा कोई फ्रेंड वहाँ गया है, मेरा कोई फ्रेंड वहाँ गया है, हर्ष गया है, यश गया है, एक्स गया है, वाई गया है, और वो वहाँ घूमने गया और उसने मेरे को वहाँ से फ़ोन लगाया कि साहब एक बहुत अच्छा मोबाइल वहाँ पे आया, क्या मैं आपके लिए ले आऊँ क्या? तो मैंने क्या लिया, बोले आप पैसा भिजवा दो मैं ले आता हूँ, और मैंने उसको यहाँ से वहाँ पैसा भिजवाया। तो इफ आई एम रेमिटेंस अवर मनी टू द फॉरेन थ्रू द एनी अथोराइज्ड डीलर, अथोराइज्ड इंटरमीडिएटरीज पार्टीज, और मैंने इसको रुपए दिए और उसने वहाँ से डॉलर में एक्सचेंज करके फॉरेन में जो मेरा लड़का है या मेरा दोस्त है या मेरा कोई भी रिलेटिव है उसको पेमेंट भिजवाया मैंने, 7 लाख तक है, नो टीडीएस। एबो 7 लाख है, एक्सेस अमाउंट पर 5% टीडीएस। मान लो मेरा दोस्त वहां घूमने गया फॉरेन, उसने मेरे को बोला कि भैया एक 10 लाख रुपए का एक बहुत अच्छा सा कंप्यूटर लैपटॉप आ रहा है, मैं ले आऊँ क्या? मैंने क्या लिया, मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए मैंने एचडीएफसी को दिए, 10 लाख रुपए दीपक टिबड़ेवाल ने एचडीएफसी को दिए, और एचडीएफसी ने मेरे दोस्त हर्ष को वहाँ पैसा भिजवाया। तो एचडीएफसी जब मेरे को पेमेंट करे, मतलब जब वहाँ पहुँचाएगी, तो एचडीएफसी वुड कलेक्ट टीसीएस 3 लाख रुपए पर 5% से 15,000 रुपये मेरे ऊपर टीसीएस चार्ज करेगी। यदि मैंने फॉरेन ओवरसीज में कोई पैसा रेमिटेंस करा है थ्रू द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, थ्रू द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, तो 7 लाख तक का पेमेंट अगर मैंने रेमिटेंस करा है किसी अथोराइज्ड डीलर के थ्रू, किसी अथोराइज्ड एजेंसी के थ्रू, तो बायर मतलब एचडीएफसी बैंक जो मेरे को पर बिल चार्ज करेगी वो 7 लाख रुपए तक के पेमेंट पर कोई टीसीएस नहीं, 7 लाख से ऊपर पर 5% से टीडीएस काटेगी। अगर मैंने एचडीएफसी के थ्रू मैंने फॉरेन में मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, मेरे बेटे किसी को भी पैसा भिजवाया है 7 लाख रुपए तक, नो टीडीएस, 7 लाख से ऊपर पर 5% टीसीएस। सेकेंड नंबर का पॉइंट, अगर मान लो मैंने एजुकेशन के लिए पैसा भिजवाया है, पर्पस एजुकेशन के लिए पैसा भिजवाया है, मान लो मैंने दीपक टिबड़ेवाल ने मैंने बैंक से लोन लिया और मेरी बेटी फॉरेन में एजुकेशन करने गई, श्रेया, और मैंने यहाँ से 20 लाख रुपए का लोन लिया और ये पैसा मैंने एचडीएफसी को दिया और बोला कि मेरी बेटी श्रेया को ये पैसा पहुँचा दो, मेरी बेटी डॉटर को ये पैसा पहुँचा दो। तो अब एचडीएफसी बोलती है कि अगर ये इफ़ एबो 7 लाख है
एबो 7 लाख का पेमेंट है, अगर ये 7 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट है, ध्यान देना, तो एजुकेशन के पर्पज से अगर मैंने पैसा पहुंचाया है तो इस पे TCS 0.5% है। अदर देन एजुकेशन, अदर देन लोन, मतलब अगर मैंने एजुकेशनल लोन लिया और मैंने ये पैसा मेरी HDFC बैंक को दिया कि मेरी बेटी को ये पहुंचा दो, तो 7 लाख तक दिया, नो TDS नो TCS, 7 लाख से ऊपर दिया है तो एजुकेशनल लोन जो रियम्बर्समेंट कराए मैंने अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल, तो उस पर 0.5% TCS लगेगा। चेक कर लो दोस्त, बशर्ते मैंने लोन लिया हो और एजुकेशन के पर्पज से पैसा वहां पहुंचाया। पहले मैंने घूमने के पर्पज से पैसा पहुंचाया था, यहां पे मैंने जो पहुंचाया तो घूमने के पर्पज था, यहां पे था मेरा इंटरटेनमेंट, सामान खरीदना, इंटरटेनमेंट राइट पर्पस के लिए गया। परचेजिंग ऑफ गुड्स के लिए था, वहाँ लिमिट है, परचेजिंग ऑफ गुड्स के लिए वहाँ लिमिट है 7 लाख और 5%। पर अगर मैंने एजुकेशनल लोन लिया है एंड आई एम रेमिटेड दैट लोन टू माय डॉटर माय सन, जो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी अब्रॉड में पढ़ रही है और मैंने उसके एजुकेशनल के पर्पज से HDFC बैंक को दिया, जो मेरी इंटरमीडिएटरीज है, जो मेरी अथोराइज एजेंसी है, मैंने उसको रुपए दिए, उसने डॉलर में कन्वर्ट करके बेटी को पहुंचाए, एंड मैंने ये लोन लिया एजुकेशनल पर्पस के लिए और उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया है, देन TCS रेट वुड बी चार्ज बाय HDFC टू मी ऑन अबव 7 लाख एट द रेट ऑफ 0.5%। 20 लाख दिया तो 13 लाख पे लगेगा, 7 लाख से ऊपर मतलब 20 लाख पहुंचा तो 13 लाख पे लगेगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह है फॉरेन टूर पैकेज। तीसरा पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट है। पहला, घूमने भ्रमण सामान के लिए हो तो 5%, दूसरा अगर वो एजुकेशनल पर्पज से तो 0.5%, और तीसरा है कि अपन यहां पे फॉरेन टूर पैकेज। मान लो कि मेक माई ट्रिप, थॉमस कुक, ये सब फॉरेन ओवरसीज आपको बात करते हैं। और दोस्त, इन पे अगर मैं बातचीत करूं आपको, और इन्होंने अगर आपको कोई ओवरसीज पैकेज दिया है, ओवरसीज पैकेज दिया है, तो दोस्त इन पे नो लिमिट, नो लिमिट। इन्होंने अगर आपको 3 लाख का भी पैकेज टूर बना के दिया, फॉरेन में हनीमून टूर, बाहर जाने का टूर, एंड दे आर चार्जिंग 3 लाख रुपीज फॉर द हनीमून टूर, फॉर द फॉरेन पैकेज टूर, और आपने इनको 3 लाख का पेमेंट करा है, तो नो लिमिट, वेरी स्टार्टिंग अमाउंट से ही TCS एट द रेट ऑफ 5%। तो 3 बातें मैंने बोली। अगर आपका कोई दोस्त बाहर घूमने गया हो या आपका बेटा वहां पे रहता हो और वहां पे आपने पैसा भिजवाया है थ्रू अथोराइज डीलर, अथोराइज एजेंसी, अथोराइज बायर के थ्रू, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनके थ्रू आपने पैसा पहुंचाया, 7 लाख तक पहुंचाया, नो TDS, 7 लाख से ऊपर पे 5% TCS। अगर एजुकेशनल लोन लिया और वो एजुकेशनल पर्पज से आपने वहाँ पैसा पहुंचाया है, 7 लाख तक नो TCS, 7 लाख से ऊपर पे 0.5% TCS। अगर आपने फॉरेन पैकेज टूर करा, ओवरसीज पैकेज टूर करा, हनीमून टूर करा, घूमने जाने का टूर कराए, और आपने थॉमस कुक मेक माई ट्रिप से अगर कोई आपने पैकेज टूर लिया है, तो दे आर चार्जिंग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, नो एग्जम्पशन लिमिट। दे विल चार्ज ऑन द पैकेज टूर TCS एट द रेट ऑफ 5% फ्रॉम वेरी फर्स्ट अमाउंट। अच्छा, थॉमस कुक मेक माई ट्रिप मेरे से लेंगे और मैं जब फिर इनकम टैक्स का रिटर्न भरूंगा तो मुझे उसकी छूट मिल जाएगी। इनडायरेक्टली इनकम टैक्स में एक तरह से खबर चले गई कि आप फॉरेन गए हो, वो फॉरेन के हिसाब से आपकी इनकम असेस कर लेंगे। तो 3 चीज हो गई इसमें। एक तो क्या बोला है, फॉरेन रेमिटेंस अंडर लिबरलाइजेशन पॉलिसी एंड फॉरेन टूर, एंड फॉरेन टूर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक एक्सेप्शन है या एग्जम्पशंस बोल दो, एक्सेप्शंस या एग्जम्पशन, कब TDS नहीं काटा जाएगा, व्हेन TCS नॉट लेविड। पहला,
जब वो ट्रांजेक्शन टीडीएस के दायरे में आता हो, when transaction is covered under TDS, जब ट्रांजेक्शन टीडीएस के दायरे में आता हो, मतलब बायर सेलर के ऊपर टीडीएस काटता हो, तो फिर टीसीएस नहीं कटेगा। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन पे टीडीएस टीसीएस नहीं कटेगा। अगर वो ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह का हो, पेमेंट कुछ इस तरह का हो, कुछ नेचर इस तरह का हो कि बायर वुड डिडक्ट द टीडीएस ऑन सच पेमेंट, तो फिर उस दशा में टीसीएस नहीं कटेगा। एक ही ट्रांजेक्शन पे टीडीएस और टीसीएस नहीं कटता है। दूसरा, व्हेन अमाउंट इज बिलो 7 लाख, ये तो अपन ऊपर पढ़ा ही था। तीसरा, व्हेन बायर इज, कौन कौन हो, व्हेन बायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हाई कमीशन हो, मतलब अगर इनको बिलिंग हुई है, राइट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट हो, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट हो, राइट, लोकल अथॉरिटी हो, यदि आपने इनको बिलिंग करा है, अदर नोटिफाइड पर्सन हो, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिए हो कि भाई इनके ऊपर टीसीएस मत काटो, यदि बायर ये हो तो इन पर टीसीएस नहीं लगेगा। यदि बायर ये हो तो इनके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। यदि बायर ये हो तो इनके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। यदि बायर ये हो तो इनके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। यदि बायर ये हो तो इनके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। यदि बायर ये हो तो इनके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। तो सेक्शन 206(1)(g) बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन रेमिटेंस अंडर लिबरलाइजेशन पॉलिसी और फॉरेन टूर, अगर आपने फॉरेन टूर करा है, थॉमस कुक, मेक माई ट्रिप से अगर आपने पैकेज लिया है, वेरी फर्स्ट अमाउंट पर टीसीएस वुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। पर अगर आपने एचडीएफसी बैंक इंटरमीडिएटरीज के थ्रू कोई फॉरेन रेमिटेंस करा है, कि अगर आपने अपने दोस्त, अपने लड़के, अपने रिलेटिव को पैसा यहाँ से वहाँ पहुँचाया है, 7 लाख तक नो टीसीएस, 7 लाख से ऊपर के अमाउंट पर आपका 5% टीसीएस लगेगा। पर अगर आपने एजुकेशनल लोन लिया और एजुकेशनल लोन के पर्पज से अगर आपने पहुँचाया है, तो 7 लाख तक नो टीसीएस, 7 लाख से ऊपर पर 0.5% टीसीएस। ये सेक्शन नया जोड़ा है दोस्त, सेक्शन 206(1)(g), राइट, आईजी, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी तो मैंने आपको टीसीएस के बारे में बता ही दिया है। मोटर कार 10 लाख से ऊपर पर 1%, पार्किंग लॉट पे 2%, तेंदुल यूज पर 5%, अल्कोहलिक डीलर पर 1%, टिम्बर पे 2.5%। सब पे कोविड डेट का फ़र्क है, केवल अल्कोहलिक लिकर पे नहीं था। अल्कोहलिक लिकर पे कोविड डेट से कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा था। बाकी आपका कोल, लिग्नाइट वगैरह पे 1%, ये सब पे टीसीएस होता है। वुड बी रिकवर फ्रॉम द बायर, ये रहा दोस्त। आपने पैसा अथोराइज डीलर के थ्रू भेजा है, लिबरलाइजेशन स्कीम में भेजा है, आपने बैंक या किसी आरबीआई बैंक के थ्रू भेजा है, इसमें जो भी अथोराइज एजेंसी है वो आपके ऊपर पूरा चार्ज करेगी। 5% से टीसीएस चार्ज करेगी, राइट। यहाँ पे लिमिट उन्होंने बोल दिया है, where the amount is emitted for a purpose other than purchase of overseas tour program। और यहाँ पे ये बोल दिया है द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट बीइंग बायर इज लेस देन 7 लाख, यहाँ नो टीडीएस है। बट अगर 7 लाख से ऊपर है तो फिर टीसीएस है, ये सब लिखा है। अगर आपने एजुकेशनल लोन लिया है और वो पैसा वहाँ पहुँचाया है तो 0.5%। इफ़ यू आर सेंडिंग द एजुकेशनल लोन टू योर डॉटर सन, 7 लाख तक नो टीसीएस, 7 लाख से ऊपर पर 0.5% टीसीएस।
कब टीसीएस नहीं काटा जाएगा? टीसीएस लग रहा हो तो नो टीसीएस इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हो, हाई कमीशन को दिया हो, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन को दिया हो, तो इस दशा में टीसीएस नहीं काटा जाएगा। एक और सेक्शन जोड़ा है दोस्त, सेक्शन 206C1H, सेक्शन 206C1H। सेक्शन 206C1H क्या कहता है? ये भी अमेंडमेंट हुआ है 1/10/2020 को ही। अगर कोई सेलर है और जिसकी बिफोर प्रीवियस ईयर अगर टर्नओवर मतलब सेल 10 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर अबोव 10 करोड़, अगर कोई सेलर है और जिसका बिफोर प्रीवियस ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, मान लो अभी आपका नवंबर अटेम्प्ट वालों का प्रीवियस ईयर चल रहा है 2020-21, तो बिफोर प्रीवियस ईयर हुआ 1920। इसमें अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो तो, और अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 जो मई 2022 में एग्जाम देंगे उनके लिए प्रीवियस ईयर हुआ 20-21, तो बिफोर प्रीवियस ईयर अगर किसी सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो उसके ऊपर सेक्शन 206(1)(c)(1)(h), 206(c)(1)(h) लगेगा। ये रूल 1/10/2020 के बाद आया है। अगर कोई सेलर जिसका बिफोर प्रीवियस ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और उसने इस साल ये आएगा टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अबोव 50 लाख, अगर उसने इस साल किसी भी व्यक्ति को 50 लाख से ऊपर का कोई गुड्स बेचा है, उसने इस साल किसी भी व्यक्ति को 50 लाख से ऊपर का अगर कोई गुड्स बेचा है, अगर उसने इस साल किसी भी व्यक्ति को 50 लाख से ऊपर का कोई गुड्स बेचा है, तो 50 लाख से ऊपर के गुड्स बेचने पर उसको 0.1% से टीसीएस बिल में लगाएगा। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अबोव 50 लाख, यहाँ पे बोला है इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख इन एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी साल में इन एनी फाइनेंशियल ईयर, टू एनी डीलर, एक ही डीलर होना चाहिए, मतलब एक ही व्यक्ति के नाम पे बिल, सबको मिला के नहीं, राइट। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख इन एनी फाइनेंशियल ईयर टू एनी डीलर अदर देन एक्सपोर्टेड गुड्स, अदर देन गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड, अदर देन गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड मतलब इसमें एक्सपोर्ट गुड्स, other than goods being exported out of India or goods covered under section 206C1 में, मतलब इसमें वो गुड्स कवर्ड नहीं होंगे जो एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें वो गुड्स कवर्ड नहीं होंगे जो 206C1 में कवर्ड है। ये दो तरह के गुड्स कवर्ड नहीं होंगे। पूरा सेक्शन एक साथ बोलूं, यदि कोई भी सेलर जिसका बिफोर प्रीवियस ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था और उसने 1/10/2020 के बाद
किसी भी एक डीलर को एक साल में, एक व्यापारी को एक साल में 50 लाख से ऊपर का बिलिंग कराओ, चाहे इकट्ठा चाहे टुकड़े टुकड़े में, पर एक ही डीलर के नाम से 50 लाख से ऊपर का बिल बनाया हो, तो 50 लाख से ऊपर की जितनी अमाउंट है उस बिल अमाउंट पर 0.1% टीसीएस चार्ज होगा। देन टीसीएस at the rate of 0.1% on above 50 lakh billing amount. If buyer provide PAN card, बट अगर बायर ने अगर पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करा है तो फिर ये टीसीएस की रेट आपकी 1% पे आ जाएगी। बट इफ बायर नॉट प्रोवाइडेड, इफ पैन नॉट प्रोवाइडेड, then TCS rate would be 1%. अच्छा, कोविड डेट पर ये सब, कोविड डेट पर 0.75%, 0.075%, राइट। और ये यहाँ पे तो पेनल्टी में तो वही लगेगी। तो सबसे पहली बात, सेक्शन 206C1H क्या बोलता है? यदि किसी सेलर का बिफोर प्रीवियस ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था और उसने अब 1/10/2020 के बाद किसी भी परचेजर को, एक डीलर को 50 लाख से ऊपर का बिलिंग करा है, तो 50 लाख से ऊपर के बिलिंग पर उसे 0.1% से बिल में टीसीएस और चार्ज करना पड़ेगा। कोविड डेट पर है तो 0.075%, पर इस सेल में वो अमाउंट शामिल नहीं होगी जो आपने एक्सपोर्टेड गुड्स करे हो या सेक्शन 206C1 में गुड्स कवर्ड हो। अदर देन सेक्शन 206C1 के गुड्स जो अल्कोहल, तेंदू लीव्स, मोटर कार, उनके अलावा, क्योंकि वो गुड्स 206C1 में आ चुके हैं। जो गुड्स 206C1 में आ चुके हो उन पर ये रूल नहीं लगेंगे। जो गुड्स 206C1 के अलावा हैं, एक्सपोर्टेड गुड्स के अलावा हैं, 50 लाख से ऊपर एक डीलर को बिलिंग है साल भर में, एक साल में, और सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था पिछले साल में, तो आपके ऊपर 206C1H लगेगा। अदरवाइज 206C1H नहीं लगेगा। तो दोस्त, अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो उसमें 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक 206C1 जो आपका शुरू में, जिसमें किस किस आइटमों पर क्या क्या रेट लग रही है। एक 206CIG 1G बोल दो उसको, और एक 206C1H। तो 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट, 206C1, 206C1G, 206C1H, ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। टीसीएस टीडीएस से अलग है, पर इनकम टैक्स में डिडक्शन टीडीएस जैसा ही देता है। बट टीसीएस वुड बी रिकवर बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। सेलर बिल में चार्ज कर देता है, कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पे लगता है। कार 10 लाख से ऊपर हो तो टीसीएस लगेगा। तेंदू लीव्स, स्क्रैप मटेरियल, लकड़ी, अल्कोहलिक जो ह्यूमन कंजम्पशन है, पार्किंग लॉट, इन पर टीसीएस चार्ज किया जाता है। 2 नए अमेंडमेंट 1/10/2020 को आए, 206(1G), 206(1H), 206C1H, 206C1G। 206C1G ओवरसीज मार्केट, फॉरेन रेमिटेंस को बताता है। 3 पॉइंट है। फॉरेन टूर पैकेज 5%,
फॉरेन रेमिटेंस अंडर लिबरलाइजेशन पॉलिसी एजुकेशनल के लिए दिए 7 लाख तक एग्जाम उससे ऊपर 0.5%। नॉर्मल रेमिटेंस 7 लाख तक एग्जाम उससे ऊपर पे 5%। कुछ व्यक्तियों को दिए गए पे नहीं लगेगा। 206C1H सेलर 10 करोड़ से ऊपर का है पुराने सालों में, इस साल में 50 लाख से ऊपर की बिलिंग करता है। एक डीलर को 0.1% TCS होगा, पेन नहीं प्रोवाइड करा तो 1%। एक्सेप्शंस कब नहीं काटेंगे? एग्जम्पशंस या एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस या एग्जम्पशंस, राइट? कब नहीं काटेंगे? कब नहीं काटेंगे? जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हो, बिलिंग स्टेट गवर्नमेंट को दिया हो, या हाई कमीशन को दिया हो, बिलिंग करा हो, या अदर नोटिफाइड पर्सन को दिया हो, अदर नोटिफाइड पर्सन को दिया हो, तो ऐसी दशा में आप TCS नहीं काटोगे। सेक्शन 206(1)H में भी आप इन दशाओं में TCS नहीं काटोगे। जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलिंग कराओ, जब आपने स्टेट गवर्नमेंट को बिलिंग कराओ, जब आपने हाई कमीशन को बिलिंग कराओ, जब आपने अदर नोटिफाइड पर्सन को बिलिंग कराओ, तो आप TCS नहीं काटोगे। तो दोस्त, इसी के साथ आपका TDS TCS सभी समाप्त होते हैं। आप घर पे कोशिश करेंगे, राइट? आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।